अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान। आप मुझे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर इस्लामाबाद से है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसके अंदर बहुत ही अहम केस की पीर को समाअत होने जा रही है, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर तफसीलात के ऊपर बात होने जा रही है। जिसके अंदर जो इस वक्त अतार मिर्ला साहब, मंसूर अली शाह, जस्टिस मंडो खेल साहब, इसके अंदर बहुत ही अहम फैसले होने जा रहे हैं। जिसके अंदर जस्टिस अतर मिर्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंडो खेल साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब, इन इन 4 से 5 किसी भी जस्टिस के नाम इसके अंदर शो नहीं हो रहे, ना इसके अंदर आ रहे हैं। क्योंकि अब ये मैं आपको इस चीज़ की पहले वजाहत कर दूं, जो फैसला होने जा रहा है कानून की खिलाफ वर्जी पे होने जा रहा है, कानून के मुतालिक होने जा रहा है। जबकि अगर तो हम मिलिट्री के अंदर देखें तो मिलिट्री के अंदर तकरीबन 105 103 भी कहा जाता है कि 9 मई के जितने भी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उनका फैसला मिलिट्री कोर्ट के अंदर होना चाहिए, उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना करे। ये इनका मुतालबा है और इसी के हवाले से पीर को एक दफा फिर से आइन का, इंसाफ का, जमहूरियत का जनाजा निकलने जा रहा है। अब इसके अंदर अब तमाम लोगों को याद होगा कि अक्टूबर के अंदर फैसला आया था कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। जबकि अब तमाम लोग जानते हैं उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इजाजुल हुसैन साहब ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि काजी फायद ईसा के बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वो थे। अब उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कई मजबूरियां थी, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके ऊपर दबाव डाले गए, कई तरह के हर तरह से हथकंडे अपनाए गए, किसी ना किसी तरीके से मेन जो है उनको पीछे कर दिए गए। अब जस्टिस तारिक साहब है, बुरा नाम, इंसाफ की धज्जियां उड़ाने वाला नाम, ये अपने वक्त के अंदर सिर्फ ऐसे ऐसे फैसले करके गए हैं जिसके अंदर कौम इनको, जब तक ये जिंदा है और जब तक ये मर भी जाएंगे, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन जब तक ये है तब तक इनको कौम गालियां ही देगी, ऐसे ये फैसले करके गए हैं। जिसके अंदर मिलिट्री वाले ट्रायल कंप्लीट कर लें, सजा ना सुनाए, जिसके अंदर ये कहते रहे जी मिलिट्री वाले आप ट्रायल कंप्लीट कर लें, आप सजा ना सुनाए। जबकि अक्टूबर के अंदर वादे तौर पर फैसला हो चुका था कि मिलिट्री कभी भी अपने ट्रायल फौज नहीं करेगी, इन तमाम चीजों के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। अब हम 6 रुकनी बेंच की आपको जरा तश्कील दे देते हैं। 6 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन है? जिसके अंदर जो सरबरा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है, उसके बाद जो दूसरे हैं नीचे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब है, उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस इरफान जतात खान है, जस्टिस मसरत हलाली साहब है। अब ये तमाम लोग हैं जिन्होंने पीर को आइन का जनाजा निकालना है, जमहूरियत का जनाजा निकालना है। ये आइन हम आपको इस चीज का पहले तजिया कर देते हैं। ये जो पीर को होने जा रही है समात, इसके अंदर ये मिलिट्री को अलाउ करेंगे कि मिलिट्री के फैसले मिलिट्री ही करे, अदालत ना करे। इनका ये तजिया और इस चीज की हम आपको वजाहत पहले से कर देते हैं। और इससे इन तमाम तर फैसलों के अंदर से काजी फायद ईसा साहब ऐसे ही उड़े हैं जैसे मंडेर से कौवा उड़ता है, जैसे इसी तरीके से तमाम तर उठे हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया भी कि इन तमाम तर लोगों के अंदर इस वक्त अतार मिल्ला साहब, मंसूर अली शाह, मंडो के लिए तमाम जस्टिस इस वक्त इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब अगर हम आपसे एक बात कर लें, अगर तो आप मिलिट्री के फैसले नहीं कर सकते, मिलिट्री के मुतालिक फैसले नहीं कर सकते, तो ये दुकान क्यों खोली है, ये अदालत क्यों खोली है, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खोली है? लोग जो आपको पैसे देते हैं, आप तनख्वाहें लेते हैं, इतनी ज्यादा इतनी सहूलतें लेते हैं, तमाम तो चीजें लेते हैं, जब आप मिलिट्री के फैसले नहीं कर सकते तो आपने दुकान क्यों खोली है? इसको बंद कर दें। हम तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते हैं कि इन तमाम चीफ जस्टिस की इनकी नस्लों का एक ना एक ट्रायल, एक ना एक कोर्ट लाजमी होना चाहिए ये मिलिट्री के अंदर भी, ताकि इनको लग पता जाए अब अवाम के पैसों से ये अयाशियां कर रहे हैं और अवाम को ही इंसाफ नहीं दे सकते। और इसके साथ में इमरान खान साहब ने जेल से बहुत ही अहम पैगाम भेजा है अपने पाकिस्तानियों के लिए, जिसके अंदर उन्होंने ये वाज़न तौर पे बात किया कि सबसे पहले योम आज़ादी की मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 23 मार्च के हवाले से उन्होंने तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा मेरा मौक़िफ़ वही है, मैं जेल के अंदर रह लूँगा, गुलामी कबूल नहीं करूँगा, आखिर तक लड़ता रहूँगा। और यही तमाम, और उन्होंने इसके साथ साथ एक अहद भी किया जिसके अंदर उन्होंने अपनी कौम से कहा, कौम से किया एक एक वादा पूरा करूंगा, ना तो झुकूंगा, ना तो बिकूंगा, ना तो रुकूंगा, हर तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कौम से किया हुआ एक एक वादा पूरा करूंगा। कौम के मैंडेट पे डाका डाला है, हम इंशाल्लाह इसके लिए जहाद करते रहेंगे। इसके साथ में वजीर खजाना, हमने आपको पहले भी बताया था वजीर खजाना ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, नया नया आया। तो खैर वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने
जो वजीर खजाना के नाम आए हैं उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने फिर से डंडी मार दी है, अपनी जो इनकी हरकतें हैं वो फिर से दिखा दी हैं। खैर वजीर खजाना की जगह उन्होंने ईसीसी के अंदर अपना नाम दिलवा दिया उनको बगैर बताए। यानी वजीर खजाना औरंगजेब साहब की भी कहानी उल्टने वाली है, इनकी भी ट्रेन उल्टी चलने लगी है। तमाम तर चीजें शुरुआत कर दी गई। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के अंदर वजीर खारजा इसहाक डार को बिठा दिया गया, जबकि तमाम तर चीजें आप देख लें। सी पैक के अंदर जो फैली सी पैक के अंदर जो है उसके अंदर उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बिठा दिया। अब ये तमाम तर चीजें इसमें यही साबित होता है जी कि वजीर खजाना साहब तुरी बढ़ने वाले हैं। अब उनका भी मामला यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। इसके साथ में मोहसिन नकवी साहब की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई हो चुकी है, जिसके अंदर हमने आपको पहले बताया था जी मोहसिन नकवी साहब बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, उनको वजीर आजम बनाने की तैयारियां जा रही हैं। अगर तो आने वाले वक्त में हुकूमत नहीं चलती तो ये मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाएंगे। चौधरी निजामुद्दीन ने भी इसके बारे में सोचा और कई बातचीत चल रही है, तो वो आजकल बड़े कहके लगाते फिर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़े खुश हैं जी, मेरे नाम के साथ वजीर आजम लगेगा। तो खैर उससे मुतल्लिका मोहसिन नकवी साहब का शहबाज शरीफ साहब से फड्डा हो गया, जिसके अंदर चेयरमैन पीसीबी के अंदर जो सेक्रेटरी है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने 3 नाम चूज किए थे, जबकि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं उनका जो पेटी भाई है इस वक्त आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, उनको वो चाहते हैं जी सेक्रेटरी रखवाया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 3 नाम रखे हुए हैं। तो ये स्टोरी हमारी नहीं है, ये स्टोरी आशिफ बशीर साहब की। हमारी स्टोरी यही है कि मोहसिन नकवी साहब को आने वाले वक्तों के अंदर वजीर आजम का शीशा दिखाया जा रहा है कि आपको वजीर आजम बनाएंगे, जबकि हमें नहीं कुछ लगता आगे क्या होना है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन तो हमारा तज्जिया है वो भी आपके सामने रखना है। अब इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो ये स्टोरी है ये है जी आसिफ बशीर साहब की। और इसके साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत ही धूमदार किस्म का बयान दे दिया, और मैं तो खास तौर पे ये बयान सुन के बड़ा ही हैरान हुआ हूँ। बल्कि पहले आप बयान सुन लें, कहीं ये ना हो कि लड़ाई हो जाए, अगर तो होती भी है तो डिवाइड कर लेंगे, आधी मौलाना साहब की हो जाएगी, आधी हमारी हो जाएगी। ये बयान सुने जरा। मैं दावे से कहता हूं कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए लोग। वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार इज्जत अदा करता। बहुत अच्छा। बैरूनी दुश्मन तो दूर की बात, हम तो 20 साल से मुल्क के अंदर की दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग को देख रहे हैं। दहशतगर्दी बढ़ रही है और अस्करियत पसंदी बढ़ रही है, और पता नहीं ये क्या खेल खेल रहे हैं। मैं वाज़ेह ऐलान करता हूं कि मैं दिफाई कुव्वत पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। जब मेरी दिफाई कुव्वत सियासी कुव्वत बन गई है तो फिर सियासी कुव्वत पर तनकीद करना। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी जो भी तमाम तरह इलेक्शन के अंदर हुआ है इसके अंदर पाक फौज इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। ये हमारा नहीं, ये मौलाना साहब का बयान है जो कि वो अपने सामने रख रहे हैं आवाम के सामने। उनका कहना है कि जिस तरह की धांधली की गई, जिस तरह की इलेक्शन के अंदर धांधली की, जबकि कौम ने मैंडेट जिसको दिया तमाम लोग जानते हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ ये पाकिस्तान की तरीक के अंदर से कभी नहीं निकल सकता जिस तरीके से कौम निकली। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि कौम के मैंडेट के ऊपर डाका दिलवाया इस्टेब्लिशमेंट ने। ये तमाम तर किया धरा जो भी है ये इस्टेब्लिशमेंट का। और इसके साथ में 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए, इस 8 तारीख के इलेक्शन को कोई भूल नहीं पा रहा। इससे नून लीग को, इन तमाम जमातों को, इस गंदे निजाम को ऐसा धचका लगा कि याद रह चुके हैं। अब आगे जो आने वाले ज़मीनी इंतखाबात हैं इसके अंदर से नून लीग की जानिब से कोई भी इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है, जिसके अंदर जो मेन नाम है मैं आपको बताता हूँ। ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये तमाम तर लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जानते हैं कि अगर तो ये लड़ते हैं तो इनका क्या हाल होगा, जो कि 8 फरवरी को हो चुका है और इन्होंने करवा भी लिया। तमाम तर जानते तो खैर इस इलेक्शन से बड़ा डरे हुए हैं ये। वो खैर बात में एक अलग चीज़ है कि लीडरशिप इनकी पार्टी अपना जोर दबाव डाल के किसी तरह इलेक्शन में बिठवा दे, पर हमारे तज्जिए के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और इसके साथ में नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है। नजम सेठी साहब का कहना है जी चौधरी निजामुद्दीन साहब ने नवाज शरीफ को शट अप कॉल दे दिया है, जिसके अंदर उनको वाज़ेह तौर पे कह दिया गया जी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत के अंदर हमला है, ये हुकूमत हमारी है, हमें चलाने दें, आप बीच में टांग ना लड़ाएं, आप अपनी उंगली लेके साइड पे हो जाएं। वाज़न तौर पे नवाज शरीफ साहब को, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, वाज़न तौर पे नवाज शरीफ साहब को शट अप कॉल दे दी गई है और इसके अंदर उन्हें वाज़े तौर पे बता दिया गया कि इन मामलों के अंदर आप टांग ना अड़ाएं, हमें हमारा काम करने दें, हमें हमारी हुकूमत चलाने दें, आप खामोशी से वापस चले जाएं। मेरे हिसाब से तज्जिए के मुताबिक जो इस वक्त हो रहा है, नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। जो उनका रिस्पॉन्स आया वो खैर यहाँ से उम्रे पे जाएंगे, उम्रे के बाद अपनी रस्म के मुताबिक वो वहाँ से सीधा लंदन जाएंगे, लंदन अपना इलाज कंटिन्यू करवाएंगे। वो पता नहीं आगे 2030 तक चलता है, 2090 तक चलता है, वो पता नहीं कब तक इलाज चलता है, खैर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने एक और बहुत ही घटिया किस्म का पैगाम दिया है,
जिसके अंदर उनका कहना है जी कि इमरान खान का वजूद ही मसला है। अभी आप पहले वीडियो सुन लें। प्रॉब्लम तो जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। तो बानी पीटीआई तो नाना साहब अपना सियासत में है ना, मंजर आम पर है ना, उनकी तस्वीर आती है। नहीं ही इज देयर और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। अभी आपने सुना कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान का वजूद ही मसला है, जब तक ये वजूद है उनका तब तक कुछ नहीं हो सकता। जबकि उस एंकर ने सवाल भी किया कि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, उनका तो कोई इस वक्त नामो निशानी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, तो अब क्या मसला? नहीं, उनका वजूद ही सबसे बड़ा मसला है। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है इसी को खत्म करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये दोबारा से एक कत्ल करने की धमकी दी जा रही है एस्टैब्लिशमेंट को। साहब राणा सनाउल्लाह साहब कहना चाह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए ताकि तमाम लोग आराम सुकून से पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का तेल निकाल सकें। हम इसके ऊपर चाहते हैं, इसके ऊपर पहले भी बड़ी तफसीलात से बात हुई है पार्टी के लोगों से, लेकिन उन्होंने भी यही किया। खैर पंजाब में तो FIR दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि पंजाब में इस वक्त डाकू रानी की हुकूमत है, तो इसके मुताबिक जो FIR हो सकती है वो इस वक्त KPK के अंदर होगी। तो तमाम पार्टी से बातचीत के बाद यही फैसला आ रहा है कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर FIR होनी चाहिए ताकि कल को अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार ये तमाम लोग होते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज़।